And to all my dear student, welcome to त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ रतन चंद्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक को कवर कर दिया है। अब लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं इस समय। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे रस्टिंग के बारे में कि रस्टिंग जो आयरन में रस्टिंग होती है ये क्या है, या कैटालिस्ट क्या है, या एंजाइम्स क्या है, इन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले कोरोजन पर डिस्कस करेंगे, जो रस्टिंग होती है और जो रस्टिंग होती है इस पर डिस्कस करेंगे। तो रस्ट क्या है, कोरोजन क्या है, इस चीज को समझो आप पहले। रस्टिंग जैसे आयरन को जब हम लोग लॉन्ग टाइम तक, लोहे को अगर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर मॉइस्चर में रखते हैं, मॉइस्ट एयर में रखते हैं, जो नम हवा होती है उसमें रखते हैं, नमी में रखते हैं, तो देखते हैं कि आयरन के सरफेस के ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी मटेरियल जो है डिपॉजिट हो जाता है। उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट जो होता है मेनली आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है Fe2O3। लेकिन इसमें जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन Fe2O3 दिया रहता है, तो आपको ये टिक नहीं करना है। वहां पर और ऑप्शन जब देखेंगे आप, 4 ऑप्शन चेक करेंगे तो वहां पर हाइड्रेटेड Fe2O3 दिया रहेगा, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया रहेगा। वाटर के साथ जब Fe2O3 दिया जाए तो ये रस्ट है, ये रस्ट होता है। ये हमें ध्यान देना, रस्ट का फार्मूला ध्यान रखना है। और ये कैसे होता है इस चीज को आप देख लें कोरोजन के बारे में। इसमें रस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। When iron exposed in moist air for long period of time, then surface of iron acquired brown flaky material is known as रस्ट। यही रस्टिंग है, यही प्रोसेस इसका रस्टिंग कहलाता है और रस्ट कहलाता है। जो फ्लैकी मटेरियल, ब्राउन कलर का फ्लैकी मटेरियल होता है, फ्लैकिंग कोटिंग होती है, एक कोटिंग एक्वायर कर लेता ब्राउन कलर का आयरन, जब उसे लॉन्ग पीरियड तक एयर में रखोगे, मॉइस्ट एयर में रखोगे, नम में रखोगे, तो ये रस्ट कहलाएगा। इसका फार्मूला मैंने बता दिया, ये रस्ट का फार्मूला है। रस्टिंग से कैसे बचें इस चीज को आप जाने। रस्टिंग से बचने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा ये भी कि रस्टिंग से कैसे सेफ रहें, प्रिवेंट कैसे करें।
प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट या रस्टिंग। प्रिवेंशन कैसे इसको रोकें रस्टिंग को? तो ऑयलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस, ऑयलिंग के थ्रू हम लोग रोक सकते हैं, ऑयलिंग करके सरफेस को, या ग्रीसिंग करके रोक सकते हैं कि अभी आप ग्रीसिंग कर दीजिए या ऑयलिंग कर दीजिए आयरन के सरफेस को, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ऐसे पेंटिंग के थ्रू हम लोग रोक सकते हैं, पेंट कर देते हैं, देखो आयरन की चीज़ों पर पेंटिंग कर देते हैं जिससे रस्टिंग नहीं होती, ईजिली नहीं होती। और अगर आप चाहें तो जिंक मेटल की कवरिंग करके इसको गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी रस्टिंग को रोका जा सकता है। तो ऐसे क्रोमियम की कोटिंग करके रोका जा सकता है। ऐसे वेरियस प्रोसेस हैं जो रस्टिंग को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हमने अभी कोरोजन के बारे में डिस्कस आपसे किया। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कैटालिस्ट पर करेंगे। कैटालिस्ट देखो, ये उत्प्रेरक कहा जाता है इसको। उत्प्रेरक क्या चीज होता है, इस चीज को आप समझे। जैसे कोई भी उत्प्रेरक होगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती रहती, जो क्रिया अभिक्रिया होती रहती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच, अभिकारक के बीच, उसके रेट को ये परिवर्तित कर देता है। जो सब्सटेंस ऐसे हो कि रिएक्शन अभिक्रिया के रेट को परिवर्तित कर दे, उनको हम क्या कहेंगे? कैटालिस्ट कहेंगे या उत्प्रेरक कहेंगे। इनकी एक स्पेशल फीचर होती है कि ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिएक्शन में ये शामिल रहेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे? रिएक्शन में प्रेजेंट रहेंगे, रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं उसमें रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। रिएक्शन के अंत में फिर से जैसे ये रहते हैं, जैसे रिएक्शन में डाले जाएंगे वैसे ही ये निकल जाते हैं फिर। तो ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जनरली जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटालिस्ट के वर्क करते हैं। अब जैसे कैटालिस्ट में देखें आप, पहले लिख लें ये कैसा सब्सटेंस है। सब्सटेंस which alter the rate of reaction but not participate itself। ये स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रेट को अल्टर कर देता है, रेट को परिवर्तित कर देता है। अब यहीं पर जैसे एग्जाम्पल में देखें, अमोनिया फॉर्मेशन की बात करें। अमोनिया फॉर्मेशन में Fe का पाउडर लिया जाता है, Fe फाइन, बहुत पतले Fe के पार्टिकल लिए जाते हैं, इसे Fe पाउडर कहते हैं। और इसमें मॉलिब्डेनम भी रहता है। ये देखो, इस पे जब हैबर प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन की बात आती है, इंडस्ट्रियल यूज भी पूछता है इसका। तो अगर हैबर प्रोसेस से अगर आपसे कह दिया कि हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, हैबर, ये स्पेलिंग देख लेना, ये ध्यान नहीं, हैबर प्रोसेस,
तो ये इस प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसमें Fe कैटालिस्ट का काम करता है, ये आपको याद रखना है, कैटालिस्ट। और मॉलिब्डेनम जो होता है ये प्रोमोटर का काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि मॉलिब्डेनम पूछ लेता है कि मॉलिब्डेनम अमोनिया फॉर्मेशन में कैसा काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, प्रोमोटर का कार्य करता है, ऐसे उसमें लिखा रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान देना कि प्रोमोटर अगर कहे तो ये चीज है, प्रोमोटर यहाँ पर टिक करना। और Fe कैटालिस्ट का काम करता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ये अल्टर कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं Fe के प्रेजेंस में। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, लेकिन फिर हम लोग उसको एक अलग नाम देंगे जब एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग केवल कैटालिस्ट का मीन ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऐसे और रिएक्शन आपको बता दें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो हैबर प्रोसेस की बात है। हैबर की स्पेलिंग देख लेना, ओनली 1B और 2BB, ये देख लेना, शायद एक ही भी हो, हैबर प्रोसेस। तो ये नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसे है, हैबर प्रोसेस। तो इसमें नेक्स्ट देखना, जैसे H2SO4 फॉर्मेशन की बात करें, जो किंग ऑफ एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, या किंग ऑफ एसिड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ये सभी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मेशन करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस भी पूछा जाता है, जैसे हैबर प्रोसेस पूछा जाता है किसका है, तो अमोनिया फॉर्मेशन का, उसमें कैटालिस्ट क्या है, इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो करते हैं किस प्रोसेस से करते हैं, तो एक प्रोसेस याद रखो, वैसे 2-3 प्रोसेस है, लेकिन एक जो बहुत पूछा जाता है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है ये पूछ ले कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो किंग ऑफ एसिड या H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है कॉन्टैक्ट, इसको संपर्क विधि कहते हैं, ये याद रखना, संपर्क विधि से H2SO4 बनाया जाता है। इसमें कैटालिस्ट क्या होगा ये पूछ लेगा आपसे, तो कैटालिस्ट याद रखना कि कैटालिस्ट जो यहाँ पर संपर्क प्रोसेस का कैटालिस्ट है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इसका है, इसको आप याद रखना, ये है B2O5। फार्मूला देख लेना, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड याद रखना, फार्मूला यही होना चाहिए इसका। तो इस प्रकार से किंग ऑफ एसिड बनाने का प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होगा। हैबर प्रोसेस में आयरन कैटालिस्ट के रूप में होगा। एक और साथ में दिया रहेगा मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम जो है कैसा काम करेगा, प्रोमोटर का कार्य करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, एक डीकन प्रोसेस होगा, डीकन प्रोसेस। ये प्रोसेस भी पूछा जाता है आपसे, इस नेम ऑफ प्रोसेस। इसके थ्रू क्या बनाते हैं, क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन डीकन प्रोसेस से क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, ये याद रखना। और डीकन प्रोसेस में कैटालिस्ट कौन सा होता है ये भी आपको याद रखना है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है कैटालिस्ट होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटालिस्ट होता है डीकन प्रोसेस में। और इसी प्रकार
और भी कई प्रोसेस बुक में है, जो बुकलेट है अपनी कोचिंग की, तो उसमें आप देख सकते हैं। आप बहुत से प्रोसेस का मेंशन किया गया, उसको आप वहाँ से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस क्या है, इस चीज को समझे। ये ऐसे सब्सटेंस जो, ये पहले तो एंजाइम कोई टर्म, जैसे एंजाइम टर्म आता तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए प्रोटीन होगा कोई ना कोई। ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, इसीलिए वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी दी गई है इसी बेस पर कि सब, या वन जीन वन प्रोटीन की थ्योरी भी उसको कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी भी कहते हैं। वीडिल एंड टॉटम ने दिया था। तो ये जो है आप ध्यान रखना कि कोई भी एंजाइम होगा वो प्रोटीन होगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लें इसके बारे में। द इंक्रीज in the reaction, in the rate of reaction, the increase in the rate of reaction by enzyme is called enzyme catalysis. Enzyme catalysis. Enzyme catalysis. ये बायो कैटालिस्ट है, ये भी लिख लो थोड़ा सा, बायो कैटालिस्ट। और जैसा बताया कि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये प्रोटीनिक नेचर के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। तो ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये ध्यान देना है। और इसके बाद हम लोग एंजाइम कैटालिसिस, जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित रिएक्शन है उनके बारे में। जैसे स्टार्च की बात करें, स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोस में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस डायस्टेस। डायस्टेस एक प्रकार का ग्रुप ऑफ एंजाइम है, इसमें एमाइलेस, अल्फा बीटा एमाइलेस आते हैं। तो समटाइम ऐसे लिखा रहता है स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस, नहीं दिया रहता, एमाइलेस दिया रहता। तो एमाइलेस को टिक करना है आपको, तो ये ध्यान देना है। लेकिन वो डायस्टेस का एक ग्रुप है जिसमें बहुत से एंजाइम है, जिसमें एमाइलेस भी आता है। तो एमाइलेस जनरली एमाइलेस दे देता है, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, डायस्टेस नहीं देगा तो एमाइलेस दिया है, ये आपको ध्यान देना है। और माल्टोज जो है, माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेस, ये एंजाइम है। एज अगर लगता है कि एंजाइम होता है, ये ध्यान देना कि एंजाइम में एस लगा होता लास्ट में। और ग्लूकोज जो है एथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज एथाइल एल्कोहल बन जाता है, ग्लूकोज से C2H5OH एथाइल एल्कोहल कहते हैं आप इसको, एल्कोहल। ये प्रेजेंस ऑफ जाइमेस। इसके बाद देखें स्टार्च डायस्टेस के प्रेजेंस में,
माल्टोज के प्रेजेंस में, माल्टेज के प्रेजेंस में माल्टोज ग्लूकोज बनाया, और ऐसे जाइमेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल। ऐसे ही सुक्रोज की बात करें, शुगर केन चीनी की बात करें, शुगर जो है सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, फ्रुक्टोज का भी और ग्लूकोज का। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फार्मूला C6H12O6 है, दोनों का कॉमन फार्मूला है ये, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ग्लूकोज में हमेशा ध्यान देना एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, और फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोनिक ग्रुप होता है, CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। ये अंतर है दोनों में, कीटोनिक ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर है। ऐसे एक और कंपाउंड की बात करें हम लोग, स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया के बारे में। यूरिया जो है यूरिएज के प्रेजेंस में, यूरिएज यहाँ सुक्रोज ग्लूकोज इसमें फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, ये एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यूरिएज के प्रेजेंस में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान दिए रहना कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो एंजाइम कैटालिसिस, जो रिएक्शन के रेट को उत्प्रेरित करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा डायस्टेस में बताया कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें एमाइलेज ये यूज करते हैं, अल्फा बीटा इसमें वेरियस एंजाइम है डायस्टेस ग्रुप में, तो इसको आप लर्न रखें। तो हम लोगों ने कैटालिस्ट स्टडी कर लिया, कोरोजन की स्टडी कर लिया, और एंजाइम की स्टडी कर लिया। कैटालिस्ट एक बार फिर से थोड़ा सा उसको और बता देते हैं कैटालिस्ट के बारे में। कैटालिस्ट क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता था, रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तित कर देता, लेकिन रिएक्शन में सेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में पूछता कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट उसी में आता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, या अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित हो जाना, उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तित होना, ये रिवर्सिबिलिटी को शो करता है। तो ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज आती है। इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में पूछता है कैटालिस्ट से क्वेश्चन कि कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या रोल होता, तो आपको ये बताना इक्विलिब्रियम स्टेज को परिवर्तित नहीं कर सकता, डज नॉट चेंज टू इक्विलिब्रियम स्टेट, बट रिएक्शन फास्ट कर देता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्विकली रीच करता है, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी से मिल जाता है। लेकिन जो सपोज करो कोई इक्विलिब्रियम नॉर्मल कंडीशन में 10 मिनट में मिल रहा है, 1 आवर में मिल रहा है, तो वह जो है 10 मिनट को क्या करेगा, 1 मिनट 5 मिनट ऐसा कर देगा कि वो क्विकली जल्दी से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज को प्रभावित नहीं करेगा, केवल इक्विलिब्रियम फास्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम लोग जिस टॉपिक पे स्विच करेंगे वो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने कई लॉ स्टडी किया होगा, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षित जिसमें रहता है। दूसरा, जैसे गै-लुसैक्स लॉ स्टडी किया होगा, मल्टीपल लॉ गुणित अनुपात का नियम पढ़ा होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, रेसिपल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। तो ये इस पर हम लोग स्विच करने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ में देखें क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मीनिंग समझे कि ये क्या है, इस लॉ में क्या है। इस लॉ में जैसे जो रिएक्टेंट, जो अभिकारक भाग लेंगे, इनका द्रव्यमान, और रिएक्शन में जो अभिकारक उत्पाद बनाएंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ये सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिक्रिया के पहले जो सब्सटेंस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, अभिक्रिया के पहले उनका द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उनका द्रव्यमान क्या होगा, सेम रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट जो बना और जो रिएक्टेंट होंगे ये इक्वल होगा। तो ये हमें याद रखना है। इसमें आपको यहां पर बता दें, अभिकारक का कुल द्रव्यमान इक्वल टू उत्पाद का कुल द्रव्यमान। उत्पाद का कुल द्रव्यमान ये इक्वल होता है। ये अगर रिएक्टेंट की बात करना तो ये पहले लेना, ये डिफिनीशन में इंग्लिश में पहले ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, तो ऐसा लिखा। तो अभिकारक ये है, रियल रिएक्टेंट होता है अभिकारक, और प्रोडक्ट ये होता है। तो इनका कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसलिए इस लॉ को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl से करा दो, यहां पर देखोगे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा और व्हाइट पीपीटी सफेद रंग का अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का मिलेगा। व्हाइट पीपीटी प्रिसिपिटेट अवक्षेप ये मिलेगा। इसमें रिएक्शन ये होगी इस प्रकार से। इसको लैंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने एक 2 लिम्स, 2 बीकर एक साथ एच शेप में जोड़कर उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। एक लिम्ब में ऐसे देख लो,
इस प्रकार से था, एक सेट में था। एक में सिल्वर नाइट्रेट लिया था, सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे लिंब में जो है NaCl लिया था। इसको पहले वेट किया, देखा जो वेट अभी है, फिर इसके बाद इसमें दोनों को इंटरमिक्स करके रिएक्शन करा दिया। फिर रिएक्शन के बाद फिर उसका वेट लिया तो देखा कि सेम पाया, जितना वेट पहले था उतना वेट बाद में है। तो इससे ये प्रूव किया इन्होंने। आप वेट भी देख लो, ऐसे रिएक्शन में साफ आपको ये चीज क्लियर होगा। जैसे Ag का वेट जो है 108 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 एटम है तो आप जानते हैं 16 3 जा 48 प्लस Na का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो ये 58.5 हो गया। प्लस इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 62 62 और 8 62 62 8 70 170 और ये 58 पॉइंट समथिंग। तो इसको ऐड कर लो, दोनों ऐड करके देख लो कितना आ जाता है। इसमें अगर 58.5 ऐड कर दें तो ये आ गया 5.8 और ये 12 228.5 आया टोटल। ये 228.5। अब इधर का मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ये करेक्ट है जैसा मैंने कहा ऐसा आ रहा है या नहीं। 48 प्लस 108 प्लस 35.5 इट मीन ये हो जाएगा 143.5 प्लस ये 48, ये अगेन जो है 62 एंड 3 62 एंड 3 65 85 इसमें ऐड करके देख लो कितना आता है। ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 85 और 40, ये ले लो 47 148 हो गया, 48 और 100 और 48 एंड 80 228, ये भी देखो 228.5 है। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या है, सेम है। तो ये प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे देखें आप, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम में क्या है कि कोई भी यौगिक, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, जैसे एक कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब निश्चित प्रकार के जो तत्व हैं, वो एक निश्चित भारा अनुपात में प्रेजेंट होंगे। एक निश्चित वेट, उनका वेट रेशियो जो होगा एलिमेंट का वो हमेशा फिक्स होगा। चाहे वो किसी सोर्स से, अलग अलग सोर्स से एक ही प्रकार का कंपाउंड अगर मिला है, जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात करें, क्यूप्रिक कार्बोनेट ये नेचर से मिल सकता है, लेकिन नेचुरल हो सकता है, नेचुरल सोर्स, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये नेचुरल सोर्स से मिला है
और कि एक और क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम या प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, लैब में प्रिपेयर किया गया है। अब इसमें जो मैंने बताया कि किसी कंपाउंड, किसी यौगिक में प्रत्येक एलिमेंट जो है निश्चित भारा अनुपात में प्रेजेंट होता है। सोर्स चाहे जो भी हो, अलग अलग सोर्स से मिलेगा तब भी उनके भारा अनुपात में कोई डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। जैसे आप देखें क्यूप्रिक कार्बोनेट, इसको मैंने नेचर से ऑब्टेन किया, नेचुरल है, ये नेचर में मिला, और फिर यही कंपाउंड को मैंने लैब में प्रिपेयर किया। अब दोनों के कंपोनेंट का जरा एस्टिमेशन करो, उसका अवलोकन करो एक बार। कॉपर की बात करोगे, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों का परसेंटेज जरा देखो। अगर इसकी बात करें 51.35%, कार्बन 9.74%, 38.91%, ये परसेंटेज है जो नेचर से मिला, उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का ये परसेंटेज है। एप्रॉक्स है, हो सकता 0.1 0.2 का डिफरेंस कहीं हो, लेकिन बिल्कुल ये एग्जैक्ट फिगर है। और जो जब लैब में इसी चीज को बनाया गया, तो लैब में बना क्यूप्रिक कार्बोनेट, ये क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, इसमें भी पाया गया कि ये 51.35% कॉपर प्रेजेंट है, 9.74% कार्बन प्रेजेंट है, 38.1 जो है 91 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जबकि सोर्स दोनों का देखो मिलने का, जहां से ये मिला है अलग अलग स्थान से, एक नेचर में मिला, एक लैब में बना है। ऐसे आपको बता दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सोर्स डिफरेंट सोर्स से ये मिल सकता है। मान लो कैंडल को बर्न करो, बाय बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कोल, हम लोग सांस भी लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या अदर किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो सोर्स अलग अलग है, जैसा कि इसमें कहा गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि किसी एक यौगिक, किसी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका जो वेट रेशियो होगा वो फिक्स होगा, हमेशा वो चेंज नहीं होगा, भले ही कंपाउंड अलग अलग सोर्स से मिले हों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन देखो 12, ऑक्सीजन कितना है 32, 3:8 का रेशियो है यहाँ पर। तो चाहे वो रेस्पिरेशन में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। या कोल जब हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। और बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं, जो धुआं निकलता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें भी 3:8 का रेशियो होगा। तो ये मतलब प्रूव करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे इसकी डिफिनीशन के बारे में समझो, जो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू
sorry, when two elements combine to form more than two compounds, two compounds, एक से अधिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट का मास जो है जब दूसरे के फिक्स, सभी जब कंपाउंड्स की स्टडी करोगे तो उसमें एक का मास फिक्स रखते हुए दूसरे से कंपेयर करोगे तो हमेशा दूसरे एलिमेंट का देखोगे हमेशा एक सिंपल रेशियो में पार्टिसिपेट किया रहेगा, एक सिंपल रेशियो में ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। जैसे आपको बता दें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, और अगर इसकी रिएक्शन करें कार्बोनेट CO3, कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बोनेट नहीं कहना, ये कार्बोनेट नहीं है, कार्बन ट्राइऑक्साइड है। कार्बोनेट कहोगे -2 चार्ज लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इन एलिमेंट की अगर हम स्टडी करें तो इसमें देखो कार्बन एक फिक्स अमाउंट है, 12 पार्ट, ईच में 12 पार्ट कार्बन जो है ऑक्सीजन के 32 से, ऑक्सीजन के 16 से, ऑक्सीजन के 48 से मिलता है। कार्बन का 12 पार्ट जो है बाई वेट, कार्बन का 12 पार्ट भारा अनुपात में अगर देखें, कार्बन का 12 भाग ऑक्सीजन के 32, ऑक्सीजन के 16, ऑक्सीजन के 48 भाग से मिलता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा सभी कंपाउंड में, जब स्टडी करोगे एक सिंपल रेशियो इसका मिलेगा। आप देखें, अगर इसको हम पहले लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो इनमें देखो एक सिंपल रेशियो 1:2:3, 1:2:3, एक सिंपल रेशियो हमेशा मिलेगा। यही नहीं, अदर कंपाउंड्स को भी आप लेकर देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो इसमें जो है NO बनता है, N2O बनता है, N2O3 बनता है, N2O5 बनता है, और N2O4, N2O5, ऐसे मेनी जो है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी एक बार स्टडी कर लो क्या ये चीज करेक्ट पाया जा रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन के 28 पार्ट से ऑक्सीजन के, यहां पर देख नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन के 28, नाइट्रोजन के 28 पार्ट बाई वेट, ऑक्सीजन के 16 पार्ट बाई वेट से कंबाइन करता है N2O में। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये लॉफिंग गैस का फार्मूला है, लॉफिंग गैस। और यहाँ पर देखो 14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बाई वेट कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई वेट। यहाँ पर 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। यहाँ पर भी 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन 64 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखें आप 5 है, तो 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बाई वेट कंबाइन विद 80 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई वेट। ये ऑक्सीजन का है, इसमें N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 में। अब जरा देखें, अगर 14 पार्ट सब में नाइट्रोजन का फिक्स कर रहा हूं कि 14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन,
14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कितने पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। इसमें देखो नाइट्रोजन 2 है, इसका हाफ ले लिया, इसमें भी हाफ लिया, इसमें भी हाफ, 14 मतलब 1 एटम नाइट्रोजन का वेट यहां पर लिया मैंने। अब ये ऑक्सीजन से कितने से कंबाइन करेगा जरा ध्यान देना। अगर ये 28 16 से पार्टिसिपेट किया, 14 कितने से पार्टिसिपेट करेगा, 8 से। 14 16 से पार्टिसिपेट कर रहा है, 14 जो है 16 से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 14 यहां भी 16 से पार्टिसिपेट करेगा। यहां देखो 28 पार्टिसिपेट कर रहा, 48 से, ये वेट निकालना बेटा यहां से, तो 14 कितने से, 24 से। अगर यहाँ 28 पार्ट नाइट्रोजन का 64 ऑक्सीजन से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 14 पार्ट नाइट्रोजन से कितना पार्टिसिपेट करेगा, 32 हो जाएगा। ऐसे 28 पार्ट अगर 80 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है नाइट्रोजन का, तो 14 पार्ट नाइट्रोजन कितने से कंबाइन करेगा। देखो ये हाफ, अगर इसका हाफ कंबाइन करा दें तो इसका हाफ कर देना, मुझे 40 कर देना है। अब इसमें एक सिंपल रेशियो देखो कि 14 पार्ट नाइट्रोजन से, जैसे यहाँ कार्बन से दिखाया था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन का फिक्स था और ऑक्सीजन का वेरी किया, तो उसमें रेशियो देखा, एक सिंपल रेशियो था। वैसे यहाँ नाइट्रोजन का मैंने फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन का देखो फिक्स वेट कर दिया, तो ये ऑक्सीजन से जब कंबाइन करेगा तो एक सिंपल रेशियो ऑक्सीजन का, आपस में ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशियो होगा। जरा देख लो, 8 है, 1 2 3 जा 8, 4 जा 8, 5 जा, तो यहाँ रेशियो आया 1:2:3:4:5 का रेशियो आया। एक सिंपल रेशियो में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये मल्टीपल लॉ को प्रूव करता है। इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में देखें, इसमें क्या है कि इसमें जैसे दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, एक फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करें दोनों। जैसे सपोज करो कि यहां पर मैंने एक सी एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट अलग अलग, टू डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग तत्व जो है किसी तीसरे तत्व से कंबाइन करें अलग अलग। जैसे एक बार ए है और बी, दो अलग तत्व हैं, ये दोनों किसी तीसरे वाले एलिमेंट से कंबाइन करें, तीसरे तत्व से कंबाइन करें, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप देखें, सी से एक बार ए कंबाइन करें और एक बार बी कंबाइन करें, बी भी सी से कंबाइन कर रहा, ए भी, ए कंबाइन करके ए सी बनाया, बी कंबाइन करके बी सी बनाया। तो इसमें जो रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो जो होगा, वह आप देखोगे कि जब आपस में ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये तो एक इसमें, ये देखो इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो इसमें देखोगे कि एक रेसिप्रोकल रेशियो इससे रेसिप्रोकल रेशियो में ये कंबाइन होता है। तो ये कैसे देखो होगा, इस चीज को समझो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लिया, हाइड्रोजन के रिएक्शन सल्फर से कराइए एक बार, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2S बना लेगा। और अगर ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करे तो ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और ये आपस में अगर रिएक्ट करें
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है, ऐसे कंपाउंड बना सकता है। तो पहले तो हम इन दो की बात कर रहे हैं कि इन दो के जो फिक्स मास टू डिफरेंट एलिमेंट combined with fixed mass of third element, fixed mass। इसका देखो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। सपोज करो कि 2 ग्राम की बात करें, 2 ग्राम हाइड्रोजन से सल्फर कंबाइन किया, 2 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कंबाइन किया, ये H2O बनाया। अब इन दोनों में हम रेशियो देखेंगे कि सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, यहां पर देखो रेशियो 2:32 का है, यहां पर भी 2:16 का है। तो इन दोनों में आपस में 2:1 का रेशियो हुआ कि नहीं। सल्फर, यहां हाइड्रोजन, ये सल्फर, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो हमें सल्फर और ऑक्सीजन में देखना है क्या रेशियो आया। तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया 2:1 आया। इसी प्रकार से जब ये आपस में अब कंबाइन, जो कि अभी अलग अलग थर्ड एलिमेंट से ये दोनों आपस में कंबाइन किए थे, अब जब ये दोनों हाइड्रोजन से कंबाइन किए थे दोनों, अब अगर आपस में कंबाइन करेंगे तब देखो क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड में देखो रेशियो कितना आता, 32:32, 1:1 का रेशियो है। तो अब ये जैसे 2:1, 1/1। तो अब देखो ये रेशियो पहले के कंपेयर में, अगर इसको हम 1 लिखें और ये 1/2, तो पहले के कंपेयर में इसमें जो रेशियो आया इसके साथ जो आपस में जब ये रिएक्ट कर गए तो एक रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल रेशियो में आया। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल था। इसी से रिलेट, इसी के बाद एक और लॉ की स्टडी हम लोग करेंगे, गै-लुसैक्स लॉ, जो इसका लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गै-लुसैक्स लॉ। इस पे इन लॉ पर मैंने असाइनमेंट दिए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसको आप करिएगा तो ये लॉ और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको उसमें कहीं भी कंफ्यूजन होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। गै-लुसैक्स लॉ की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल से डायरेक्ट इसको आपको बता देते हैं। ये सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में जैसे गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्टिंग गैस का वॉल्यूम इक्वल टू प्रोडक्ट गैस का वॉल्यूम। इनमें एक जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस के वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो हमेशा होगा, चाहे जो भी रिएक्शन होगी। जैसे आप देखें यहाँ पर ऐसा गै-लुसैक ने कहा था, ये ध्यान दिए रहना। इसके 1 वॉल्यूम, सपोज करो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ले, तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें ऑब्वियस है कि इनका जो रेशियो आपको दिख रहा है ये कैसा है, एक सिंपल रेशियो है। ऐसे अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को आपस में लेकर रिएक्ट कराएं तो आप देखेंगे कि NH3 का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी 2NH3 का फॉर्मेशन। इसमें भी आप देख रहे हैं 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का है,
3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो रेशियो आता है 1:3:2 का आता है। एक सिंपल रेशियो में हमेशा आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस जो होंगी सब सिंपल, इनके वॉल्यूम में सिंपल रेशियो होगा। तो ये गैलुसाइड्स लॉ यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। जय हिंद।